सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो आपका। सबसे पहले रियली सॉरी कि बहुत दिन से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही थी। मैं एवरी कमेंट आपके पढ़ रहा था प्राइमरी स्टील मेकिंग के। उसी चैप्टर रिलेटेड कंटिन्यू करने के लिए आज हम कंसेप्ट ऑफ रोगोस्की कॉइल को समझेंगे। देखिए, रोगोस्की कॉइल जो है ना, इन इटसेल्फ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज द ट्वेल्थ फिजिक्स। ये एक कॉम्बो है जिसमें आप ट्वेल्थ के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को रिवाइज करेंगे और साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन कॉन्सेप्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उस चैप्टर के कॉम्बो को भी स्टडी करेंगे। इसी रोगोस्की कॉइल को समझने में आपको सारा प्रिंसिपल ओवरकम हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले रोगोस्की कॉइल ना हम इंस्टॉल कहाँ करते हैं, किस चीज के लिए काम करते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। रोगोस्की कॉइल इंस्टॉल हम कहाँ करते हैं? तो एक कंडक्टर के अक्रॉस हम इंस्टॉल करते हैं। क्यों? बिकॉज इस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को मेजर करने के लिए रोगोस्की कॉइल इंस्टॉल किया जाता है। इन जानते हैं कि करंट मेजर करने के लिए तो ऑलरेडी वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड करंट ट्रांसफार्मर। देन व्हाई डू वी नीड रोगोस्की कॉइल? करंट ट्रांसफार्मर एक लिमिटेड करंट तक ही मेजर कर सकता है, बिकॉज करंट ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑलरेडी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पे काम करता है। तो वाइंडिंग जहां आ गया वहां फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स सैचुरेट्स हो जाता है एक सर्टेन लेवल के बाद। ये जो रोगोस्की कॉइल है ना, अप टू 40, 50, 60, 70 किलो एम्पियर करंट तक को मेजर करता है और वेरी इजी टू इंस्टॉल, रिलायबल है। तो अभी हम उस प्रिंसिपल के थ्रू समझेंगे कि क्यों रोगोस्की कॉइल इतना इजी है इंस्टॉल करने के लिए और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, पूरे प्रिंसिपल को फॉलो करना, एक भी वीडियो का पार्ट को स्किप मत करना, बिकॉज एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। रोगोस्की कॉइल के कंसेप्ट में बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी क्रैक होंगे, बिकॉज इन जनरल रोगोस्की कॉइल से एक दो क्वेश्चंस इंटरव्यू में, अगर आप इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में है, इवन आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट में है, तो जरूर एक ना एक क्वेश्चन इससे आ जाता है कि रोगोस्की कॉइल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या आउटपुट देता है। इन जनरल क्वेश्चन क्या होते हैं ना, कि रोगोस्की कॉइल का आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज होता है या करंट होता है? आप तो बोल रहे हो मेजर करता है करंट, बट क्या ये आउटपुट में भी करंट दे रहा है या वोल्टेज दे रहा है? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे, तो जरूर इस पार्ट को स्किप ना करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए हमको RH थंब रूल यानी राइट हैंड थंब रूल को समझना पड़ेगा। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट का अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या बोला मैंने? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मान लीजिए बी, उसको किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को बी से। ये कौन बोला? राइट हैंड थंब रूल ने कहा कि अगर आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आई अंगूठा को अपने करंट के डायरेक्शन में रखो और जो चारों उंगली है उसको घुमाओ, तो ये जो हमारा डायरेक्शन बता रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। इन द सेम वे, अगर करंट उल्टा जा रहा है, तो करंट को डायरेक्शन को रखो थंब के अक्रॉस और इस चारों उंगली को घुमाओ, तो ये जो तुम्हारा चारों उंगली का डायरेक्शन दिखाएगा, वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। सिंपल। तो अभी तक क्या समझा मैंने? जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, वैसे वैसे इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम? कि करंट फ्लो होने पे किसमें करंट फ्लो हो रहा है? उस कंडक्टर में। मान लीजिए जिस कंडक्टर का करंट आपको मेजर करना है, उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या लगा रखा है? रोगोस्की कॉइल। इसको आपने उस पर इंस्टॉल करके रखा है। वेरी इजी टू इंस्टॉल, कर दिया आपने। जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है, वैसे वैसे इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड। कैसे हो रहा है? तो हमको दिखा कि राइट हैंड थंब रूल के थ्रू होता है। अब मैं पूछूं कि कितना होता है, तो जस्ट फॉर द आइडिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट बाई 2 पाई R इंटू आई। यानी ये आई अमाउंट ऑफ करंट जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा, वैसे वैसे इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए मैं इस आई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करा रहा हूं और मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं पूछूं कि इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो है उतना ही होगा क्या? यहाँ जो एक आदमी खड़ा है उतना, जितना जितना आप उस कंडक्टर से दूर जाते जाइएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। बिकॉज क्या होगा? अल्टीमेटली इसके अक्रॉस का जो डिस्टेंस है R, वो कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, वैसे वैसे उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी। सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। मतलब अभी तक हमने क्या समझा? जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, बढ़ेगा घटेगा, वैसे वैसे इस रोगोस्की कॉइल के अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा। सिंपल। ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? तो अब चूंकि इस लाइन में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, वेरी गुड, घूमने दीजिए। अब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
किसी कॉइल के कंडक्टर को कट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होता है। क्या बोला मैंने? अगर मान लीजिए फील्ड लाइन तो पूरे इंडिया में कहीं पे घूम रही है, मान लीजिए हवा में कहीं पे घूम रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उस फील्ड लाइंस के अक्रॉस एक कंडक्टर को लाके रख देंगे, एक कॉइल को लाके रख देंगे, तो उस कॉइल के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा। तो इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थी, यहाँ पे था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट चूंकि आपने रोगोस्की कॉइल इंस्टॉल करके रखा है और ये कॉइल है, कॉइल के पास कुछ टर्न्स होते हैं, तो इस बेस पे इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस कॉइल का। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनटू में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे तो क्या जनरेट करेगा? एक मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अभी तक हमने क्या समझा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ जैसे ही इसमें अक्रॉस आपने करंट प्रोड्यूस किया राइट हैंड थंब रूल से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आके बैठा हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने कट किया इस कॉइल को, कॉइल का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमको क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया अभी तक? फ्लक्स तक पहुंच गए हम। चलिए तीसरा पार्ट क्या है हमारा? ईएमएफ। देखो पहला क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना? मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरा पार्ट हमारा है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ई से डिनोट करते हैं, काइंड ऑफ वोल्टेज ही कह सकते हैं। अब तीसरा पार्ट हम समझने वाले हैं ईएमएफ। तो अभी क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो चुका था, कहां पे? इस कॉइल में। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए। तो फ्लक्स हमको मिल गया। अब अगर मैं बोलूं कि बी क्या था जब हमने पहले पढ़ा था? म्यू नॉट बाई 2 पाई आर इंटू आई। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? अल्टीमेट एम मेरा क्या है कि इस आई अमाउंट ऑफ करंट को अल्टीमेटली हमको मेजर करना है, उसके लिए क्या क्या सबऑर्डिनेट्स लगते हैं उसको एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैं इतना सारा फॉर्मूला लिख के चल रहा हूं, बिकॉज आपको अल्टीमेटली मैं बताने वाला हूं कि कैसे ये आई रिलेटेड है अक्रॉस द आई आउट जो हमको मिलने वाला है यहाँ पे। तो इसको मेजर करने के लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स को आपको इंटरकनेक्टेड वे में स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करें क्या होता है। जैसे जैसे इसके अक्रॉस करंट फ्लो यूज हुआ, जैसे जैसे इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास हो रहा है, वैसे वैसे इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड इतना जनरेट हो रहा है। डिपेंड करता है कितना कितना करंट है, जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वेरी सिंपल। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया के अक्रॉस पास हो रहा है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी होगा। वो कितना होगा? तो वो जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड है इनटू इसका एरिया, ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दे देगा। वेरी सिंपल। ईएमएफ जो होता है वो होता है एन इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कौन से करंट के? इस करंट के। कैसे? ये जो करंट है यही जनरेट किया क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट किया हुआ फ्लक्स, फ्लक्स से अल्टीमेट जनरेट किया हुआ ईएमएफ। अब मैं पूछूं कि फ्लक्स जो है वो कितना जनरेट हुआ होगा? उतना ही जितना इसका अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ होगा? उतना ही जितना इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा होगा। यानी अल्टीमेटली करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? इस फ्लक्स के। सही बात है। अब चूंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो मैं यहां लिख सकता हूं E इज इक्वल टू एन डी आई बाई डी टी। फ्लक्स की जगह आई लिख सकता हूं क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। ओके, यानी E बाई एन इंटू डी टी। मैं क्या किया? इस डी टी को इधर ले आया, एन को नीचे ले आया, ये क्या हो जाएगा? डी आई के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या हमें करंट दे देगा? जैसे मैं पूछूं कि dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा? x देगा। dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x है। अगर हम इसको इस dx को एक इंटीग्रेटर सर्किट से पास कराएंगे तो वो हमको x दे देगा। इन द सेम वे अगर इस di को एक इंटीग्रेटर सर्किट से पास कराएंगे तो आपको क्या दे देगा? i। हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या? यही तो i चाहिए। तो हम क्या किए? इसके अक्रॉस जो वैल्यू आया इसको हम कनेक्ट कर दिए एक ओपैम्प से। ओपैम्प के एक सर्किट को हमने डिजाइन किया जिसको बोलते हैं करंट इंटीग्रेटर सर्किट। तो हमेशा आपने देखा होगा कि सीरीज में ना, रोगोस्की कॉइल के सीरीज में एक सर्किट डिजाइन करके लगाया जाता है। उसको शायद आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अभी आप समझ सकते हैं। वो एक ओपैम्प सर्किट होता है जिसको करंट इंटीग्रेटर सर्किट बोलते हैं। तो रोगोस्की कॉइल का दोनों कोर कनेक्टेड होता है एक ओपैम्प से, और फाइनली आउटपुट हमको क्या मिलता है? आई। बिकॉज ये एक करंट इंटीग्रेटर सर्किट है, इसके थ्रू पास होने पर हमको क्या मिल जाता है? करंट आई, जो इस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। और यही आई हम फिर मेजर कर लेते हैं किसी भी पीएलसी में कनेक्ट करके, किसी भी डिवाइस में कनेक्ट करके। तो इन द सेम वे अभी आप समझ सकते हैं कि कैसे ये आई मेजर हो रहा है थ्रू रोगोस्की कॉइल। ठीक है, अभी आपको आई होप समझ में आया हो ये पूरा टॉपिक, रोगोस्की कॉइल का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल 12th का बेसिक फिजिक्स था, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूज है, और इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग रहा होगा, बट आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद उतना ही ज्यादा सिंपल लग रहा हो। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं इस तरह के किसी भी कंटेंट को लाने के लिए, और ज्यादा स्टडी करूं, आपके सामने इस तरह के वीडियो को प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। बाय।